कि अमेरिका में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि अमेरिका ने इन तीनों को एक साथ ला दिया है। अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा है कि अमेरिकी कॉन्स्पिरेसी है कि वो इन तीनों को एक साथ बिठा गए ईरान से बचाने के लिए। अब देखिए, अमेरिका इन्हें कैसे भी प्रचारित करे, लेकिन भारत के हिसाब से अगर आप और हम समझें, तो क्या इसका मायना यह ना निकाला जाए कि पाकिस्तान को एक एक्सटेंडेड शील्ड दे दिया गया है कि तुम चिंता ही मत करो, अब तुम्हारे साथ ये भी है और ये भी है और इसके साथ साथ तो पूरा पूरा नाटो भी है। कुल मिलाकर के जब ए इज इक्वल्स टू बी है, बी इज इक्वल्स टू सी है, तो ए इज इक्वल्स टू सी हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान को नाटो की तरफ से सुरक्षा मिलेगी, क्या यह नहीं मान लिया जाए? क्या यह नहीं मान लिया जाए कि अमेरिका जो क्वाड के नाम पर भारत के साथ में चाह रहा था कि एक क्वाड आसियान नाटो बना दिया जाए, लेकिन वैसा की वैसा क्वाड जो कि नाटो बनता, उसने इस्लामिक कंट्रीज में इस्लामिक नाटो के नाम पर बना दिया। नाटो का मतलब क्या है? एक पर हमला, सब पर हमला, बस यही नाटो का ध्येय वाक्य, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। ऐसे में अमेरिका क्वाड में असफल होने के बाद इस्लामिक वर्ल्ड में सफल होकर क्या इजराइल के साथ धोखा नहीं कर रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल तो इन सबसे जला भुना बना भुना बैठा रहता है। इन सारे देशों को तुर्की को दुश्मन मानता है, सऊदी को दुश्मन मानता है, तो ये चल क्या रहा है? ऐसे में जबकि ईरान इतना मजबूती से आगे आ रहा हो कि हेडलाइंस चल रही हैं कि अमेरिका अब न्यूक्लियर डील को भी छोड़ने के पीछे हट गया, मतलब उसका मानना है कि भाई बना लो, न्यूक्लियर बम बनाना है बना लो, हॉर्मुज खोल दो। ऐसे में इन सारे विषयों पर डिटेल से चर्चा होगी, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में ऐसी आने वाली अपडेट्स और मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए हमारे कुछ प्रश्न जो कि शुरुआत से थे उन्हें वापस से दोहरा देते हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या अमेरिकी चाल थी इन सबको साथ लेकर आना? क्या इसराइल के साथ धोखा था? क्या भारत के लिए चिंता है? क्या ईरान के लिए यह अपने आप में एक मोर्चा है? कौन सा एंगल से इसको देखा जाए? क्योंकि सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने जैसे ही म्यूचुअल डिफेंस की कसम खाई कि साहब हम लोग अब एक दूसरे की रक्षा करेंगे, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कहा गया, इसका मायना क्या निकाला जाए? तो देखो, इसका मायना नंबर वन ये है कि पाकिस्तान वो देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इन सब में सबसे पैसे वाला सऊदी अरब है। ये वो देश है जिसके पास नाटो की सुरक्षा प्राप्त है, यानी इस पर हमला नाटो पर हमला माना जाएगा। ये वो देश है जिसके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी के रूप में ड्रोन्स उपलब्ध है, जो दुनिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। इन तीनों का पैक्ट तीनों तरह से, मतलब इसका 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 मिलना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ईरान को तीन कॉर्नर से घेरने जैसा पैक्ट भी हो गया। ईरान को पाकिस्तान, सामने सऊदी और बगल में से तुर्की, तीनों तरफ से ईरान को दोनों तरफ से ये बॉर्डर कर रहे हैं और सामने से सऊदी कर रहा है, तो उसको घेरने जैसा पैक्ट हो गया। तो जितनी चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी चिंता क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ है और हमारे साथ लगा हुआ है, तो ऐसे में इन दोनों का साथ उसको मिलना भारत के लिए एक, मतलब स्ट्रेटेजिकल तो चैलेंज है ही। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी पे एक पर हमला, सब पर हमला। किसी बाहरी हमले की स्थिति में तीनों देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए खड़े होंगे, यह एग्रीमेंट हो गया। सब लोग रक्षा सहयोग करेंगे, डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करेंगे, सेना को मिलकर के तैयार करने के बारे में बात करेंगे और आतंकवाद और दूसरे सुरक्षा कारणों से निपटेंगे। तो तीनों की अपनी स्ट्रेंथ है और तीनों एक दूसरे की मदद करेंगे। अब ये बड़ा सवाल बनता है कि जब ये इस तरह से मिलकर आते हैं, तो ये समीकरण पूरी तरह से नाटो की तरह बनते चले जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि नाटो के अंदर जैसे आर्टिकल चलता है कि भाई नाटो का आर्टिकल 5 जो सबकी सुरक्षा देता है, ये आपस में इन तीनों की सुरक्षा करने को बारे में बात हो गई। तुर्की के विदेश मंत्री से ये पूछा भी गया कि क्या आप लोग इस तरह से कुछ काम कर रहे हैं जैसे नाटो कर रहा है? तो कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल कुछ वैसा ही चल रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब ऐसा है, तो क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा? तो देखिए, एग्रीमेंट हो चुका है, आगे क्या होगा ये हमेशा एक सवाल बना रहेगा। ऐसे में जब ईरान इन सब के लिए मुसीबत बना हुआ हो, उस समय पर यह एग्रीमेंट होना कई तरह के सवाल समझाता है। सबसे पहले हम बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान आंतरिक मसले पर पूरी तरह फटा पड़ा है। एक तरफ अफगानिस्तान से एनी टाइम ट्रबल है, आंतरिक स्ट्रेस उसका चल ही रहा है, इकोनॉमिक हालत खराब है, भारत के साथ एनी टाइम जंग के हालात बने रहते हैं, तो उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। समय पर रहते उसने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था, जिसके दम पर वो लोग इसको साथ लेकर चल रहे हैं। बात की जाए सऊदी की, सऊदी के साथ सबसे बड़ी टेंशन क्या हो गई कि उसके पास पैसा तो हो गया, लेकिन उसके पास लड़ने का जज्बा नहीं आया। जज्बे के नाम पर क्या हुआ कि ईरान के कहने पर जो यमन नामक देश है ना, वहां यहां से निकले हुए जो हूती हैं, वो इनको खूब टारगेट कर रहे हैं। आए दिन सऊदी पर हमले हो रहे हैं। सऊदी पर हमले ईरान भी कर रहा है, तो हूती भी कर रहे हैं। यमन जिसके पास कोई खास ताकत नहीं है, वो केवल ईरान के कहने पर वो इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो एक प्रकार से इनके लिए ये चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई। तुर्की की बात करें तो तुर्की दिखने में बड़ा ही स्ट्रांग दिखता हो, लेकिन दिक्कत उसके साथ इन दोनों बहुत बड़ी चल रही है, और वो ये कि तुर्की ग्रीस से एक तरफ जंग लड़ रहा है, साइप्रस से एक तरफ जंग लड़ रहा है, और एक तरफ अपने ही देश में कुर्द लोगों से लड़ाई लड़ रहा है। ये कुर्द देश के इनके नागरिक हैं जो कि कुर्दिस्तान नाम से एक अलग देश की मांग करते हैं।
और जब भी कभी इजराइल को इन्हें तंग करना होता है तो कुर्द लोगों को भड़का देता है कि जाओ कुछ तो कुछ करो। सीरिया के केस में भी उन्हें जगह दे रखी है, सब तरफ से कुर्द वो लोग बन गए जो अपना देश मांगते हैं। तो तुर्की के लिए एक बड़ी समस्या है कि वो कुर्द से कैसे निपटे, इसलिए वो चाहता है कि उसके लिए इमेज दुनिया में ये रहे कि वो बड़ा मजबूत है। तो तुर्क और कुर्द की जो लड़ाई उनके देश में चल रही है, उसमें वो कुर्द लोगों को दबाए रखने के लिए खुद तुर्क जो हैं, अर्दगन जो हैं, वो अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं। अच्छा, इन तीनों की जरूरत समझ में आ गई। तीनों की जरूरत समझ में आ गई तो बड़ा सवाल यह बना कि सऊदी जैसा देश क्यों चला आया? तो आंसर है ईरान कारण बना। ईरान कारण क्यों बना? क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जितना भी स्ट्रगल किया है, उसने अमेरिका को निशाना बनाने के नाम पर इन मिडिल ईस्ट देशों को ही निशाना बनाया। अमेरिका ने अब इस मामले में क्यों इस तरह से इनको एक होने दिया, यानी कि एक ऐसा गठबंधन क्यों तैयार होने दिया जो इजराइल के खिलाफ है? अब यह बड़ा सवाल बनता है। तो देखो, इसको एक तरह से अगर यह समझा जाए कि अमेरिका ईरान से जंग करने जब उतरा था, तो यह तो अब पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है कि अमेरिका का ईरान से लड़ना एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी। उन्होंने सोचा वेनेजुएला की तरह जाएंगे, मादुरो को वहां से उठाया था, आज कोई मादुरो को नहीं पूछता, ऐसे ही खमनेई को मारेंगे तो पूरी तरह ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी और ट्रंप अमर हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। इधर इन्होंने खमनेई को निशाना बनाया और उधर से ईरान भड़क गया। ईरान भड़का तो पूरा देश एक होकर के अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। बस खड़ा हुआ तो पूरा देश जब यूनाइटेड होकर के अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू किया, तो उन्होंने अमेरिका को निशाना नहीं बनाया, अमेरिका से सुरक्षा प्राप्त जो देश थे उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। ट्रंप का दिन पर दिन खर्चा बढ़ना शुरू हुआ। एक्सपेक्टेड नहीं था कि आने वाले समय में अगस्त सितंबर में मिड टर्म इलेक्शन तक ये लड़ाई पहुंच जाएगी। उन्हें लगा था 10-15 दिन में हम समेट के चले आएंगे। लेकिन इधर एक गलती और हुई, और वो क्या थी? जब अमेरिका ईरान से जंग लड़ने जा रहा था, उस समय ये जितने भी साउथ ईस्ट के देश, ये मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज, ये ट्रंप को बार-बार समझा रहे थे कि देखो आप मारने जाओगे, ये बदले में हमें मारने चले आएंगे। तो बोले हमको मारेंगे, सऊदी को मारेंगे, यमन, ये सऊदी को मारेंगे, कतर को मारेंगे, ओमान, बहरीन, यूएई सबको निशाना बनाएंगे, आप मत हमला करो। ट्रंप को लगा कि बेटा तुम्हें पीटा जाएगा तो तुम तो फिर से रोते-रोते मेरे पास ही चले आओगे। तुमको जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आओगे। ट्रंप को यह लगा ही नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो खुली हुई है वो बंद हो जाएगी और उससे पूरी दुनिया में छोड़ो अपने देश में भी उनकी किरकिरी होने लगेगी। खैर, ऐसी स्थिति में जो अनप्रिडिक्टेड था वो ये हुआ कि ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे, ये जो साउथ मतलब अपने वेस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, इन्होंने खुद से एक भी गोला नहीं चलाया। ये ईरान से लड़ने ही नहीं गए। ईरान जंग मारता, इनके ऊपर बम फेंकता, तो ये उधर से डिफेंस में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल, अमेरिकी थाड़ इसको लेके खड़े हो जाते कि लो मारो साहब मारो, हमारी सुरक्षा करो, अमेरिका वालों तुमने हमें जंग में डाला है, तुम्हें इतने पैसे आज तक दिए हैं हमारी सुरक्षा के नाम पर, हमारी सुरक्षा करो। ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका को यह महसूस होने लगा कि इन देशों ने खुद से जो जंग करना छोड़ ही दिया है, इनको जंग में जाना ही नहीं है। इधर ईरान तेजी से ऊपर उठता आ रहा है। अब तो मुजतबा खमनेई तक का वीडियो सामने आ गया है कि साहब ये जिंदा हैं और ये अपने लोगों से बतियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को ये समझ में आ चुका था कि इन्हें अगर खुद से पैरों पर नहीं खड़ा किया गया तो अमेरिकी असला खत्म हो जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस से ये खबर बाहर लीक भी हुई, सीएनएन में छपी कि इनका 80% मिसाइल सिस्टम खत्म हो चुका है, मतलब इनकी जंग में। क्योंकि किस किस को बचाएं, उधर की तरफ साउथ कोरिया को बचाना है, जापान को बचाना है, इधर इसराइल को बचाना है, इधर इन सब देशों को, अमेरिका सबके सामने जंग लड़ रहा है। उधर यूक्रेन का उन्होंने सप्लाई रोका हुआ है, तो उधर रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है। तो इनका अब बहुत सारा वेपनरी खत्म होने लग रहा है। इसलिए इन्होंने इस काम को करवाया। किस काम को? कि कम से कम तुम्हें यह कॉन्फिडेंस तो आए कि तुम अगर जंग में उतरे तो तुम जीत सकते हो। तो ईरान के सामने सऊदी को यह कॉन्फिडेंस देना कि तुम अगर जंग में उतरे तो तुम बच सकते हो, तो चलो तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, पाकिस्तान से ले लेना, उसका तो वैसे ही कोई जमीर नहीं है, पैसे में बिक जाएगा। तुम्हारे पास ड्रोन नहीं है, तुर्की से ले लेना, उसके पास तकनीकी इतनी बढ़िया है कि रशिया को टेंशन दिया हुआ है। ऐसे में सऊदी को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए यह एग्रीमेंट हुआ। अब आप कहेंगे ये क्या फालतू की बात है, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मैं प्रमाण देता हूं, ज्यादा पुराना पीछे नहीं देंगे, केवल इतना सा याद करो। ये सितंबर 2025 की खबर है। आपको याद होगा जब इजराइल ने कतर में गोला फेंका था, तब कतर में गोला फेंका था तो ये सब लोग मान गए थे कि कतर में इन्होंने हमास को टारगेट करने के लिए किया है। लेकिन कतर इससे नाराज हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया कि किसी देश की इतनी कैसे हिम्मत हो सकती है कि कतर में निशाना मार सकता है। कतर ने तत्काल प्रभाव से सारे मुस्लिम जो ओआईसी देश हैं उन सबको बुलाया, उन सबकी मीटिंग करी और मीटिंग करके अमेरिका के पास पहुंचे, ट्रंप के पास पहुंचे। पिछले ही साल की बात है, तब भी मैंने आपको कहा था कि याद करो मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो सीन जिसमें सर्किट गोली मार रहा होता है, मुन्ना भाई के पास कारोबारी आकर शरण मांगता है, जबकि दोनों मिले हुए थे।
यहां पर सर्किट वाला काम नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू ने कतर को निशाना बनाया, ओआईसी कंट्री मिले, ट्रंप के पास पहुंचे और जाकर कहा कि सर इजराइल से सुरक्षा दिलाओ। बोले दिला देंगे, अपना ही बेटा है। अरे इजराइल शांत हो जाओ। इजराइल शांत हुआ। सारे देश मिले और गाजा के नाम पर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गए। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस गाजा के नाम पर सबसे बिलियंस ऑफ डॉलर वसूल लिए और कहा कि अब सब तय हो जाओ कि गाजा में शांति होगी और शांति कराने के लिए तुम लोग इजराइल को भी साथ लोगे। बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल को बिठाकर ट्रंप ने गाजा का मामला सेटल कर दिया। अब गाजा में कोई जंग नहीं चल रही है। अब ये दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है कि सऊदी को लाना था पकड़ करके नाटो में। नाटो में लाना था, सऊदी को इस तरह लाना था कि ये पूरे टाइम चाइना के बारे में ना सोचे, अमेरिका के साथ ही चले। तो बोले करें क्या? बोले पाकिस्तान, तुर्की इन सबके साथ मिला दो। तरीका क्या हो? बोले ईरान पर गोला मारो। मार दिया। इसराइल का डर बनाओ, इसराइल का डर बनाओ, ये सब चले आएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 3 देश ही नहीं है, लाइन से लगे पड़े हैं देश इस लाइन में। इस बात के बारे में खुलासा कब हुआ? जब परसों के दिन ही यूएस के एक सांसद ने ट्रंप को बधाई दे दी इस बारे में। ट्रंप को बधाई देते समय जैसे ही उनका ये ट्वीट बाहर आया कि बधाई हो ट्रंप, पोटस आपने तगड़ा काम कर दिया। क्या कर दिया? बोले सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में मित्रता कराकर आपने पैक्ट साइन करवा दिया। लोगों के बीच में बहस छिड़ गई, ये क्या कहानी है? बोले कहानी ये है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि ये लोग जंग में खड़े हो जाएं तो ट्रंप की इमेज मिड टर्म इलेक्शन में सुधर जाए। मिड टर्म इलेक्शन में कैसे सुधर जाए? देखो जैसे अपने देश में संसद होती है ना, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब है संसद में जिसका बहुमत है उसी का नेता पीएम बनता है। ट्रंप के यहां पे यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। ट्रंप 2024 के नवंबर में चुनाव जीतकर आए थे। अब मध्यावधि चुनाव, 4 साल की सरकार है उनकी, 2 साल बाद वहां पर चुनाव होता है वहां की संसद के लिए, जिसको कांग्रेस कहा जाता है। वहां पर 2 सदन होते हैं उनकी सदन संसद के अंदर। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सीटें हैं और जो सीनेट है उसमें 100 सीटें हैं। 435 के लिए चुनाव होने जा रहा है, मध्यावधि चुनाव इसी को कहते हैं। साथ ही साथ में जो सीनेट है 100 सीटों वाली, इसमें 34 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। 1/3 सीटों के लिए चुनाव होता है। ये जो दोनों सीटों के चुनाव हैं, इन सीटों में से अगर संसद के अंदर, हालांकि वहां के प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वो फिक्स होता है, 4 साल काम करेगा वो, लेकिन कई बिल अगर पास कराने होते हैं तो उन्हें सीनेट की और साथ में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है, संसद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर ट्रंप यहां पर चुनाव हारते हैं तो ट्रंप का अगला जो 2 साल है वो कोई बिल पास कराने के बिना रह जाएगा। इसलिए वो इस चुनाव से पहले चाहते हैं कि उनका मामला सही बैठे। ऐसा क्यों? ट्रंप की आर्थिक रेटिंग 32% पर आ गई है। ट्रंप को इस समय लोग 54% लोग महंगाई और अर्थव्यवस्था के नाम पर बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। ईरान युद्ध पर 20% लोगों का मानना है कि साहब ये एक बड़ा मुद्दा है। 61% लोग ट्रंप की नीति से नाराज हैं इमिग्रेशन के मामले में। तो ट्रंप को इस समय अपने ही देश के अंदर इस समय विरोध देखना पड़ रहा है। ऐसे में इनके विरोध के चलते इन्हें ये जंग रोकने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। उन तरीकों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कीमत, आप सोचिए, जिस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के नाम पर इन्होंने बम डाले थे, ईरान से युद्ध किया था, ये अब उस शर्त को छोड़ने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसके बदले में सऊदी को विश्वास दिला रहे हैं कि पाकिस्तान से मिल जाओ, वो तुम्हें भी न्यूक्लियर बॉम्ब दे देगा, डरने की बात नहीं है। इजिप्ट भी शामिल होने की बात कर रहा है, कुवैत भी शामिल होने की बात कर रहा है इस पैक्ट में। तो ट्रंप कामयाब हो रहे हैं कि एक ऐसा डिफेंस पैक्ट बनकर आ रहा है जो पूरी तरह से ईरान की खिलाफत करेगा, या फिर यह कहा जाए ईरान से होने पर हमले सब एक साथ होकर जंग लड़ेंगे तो ईरान को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसी बात को बताने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कल अरागची को, यानी कि ईरान के सऊदी विदेश मंत्री को फोन किया कि सर आपके लिए नहीं किया हमने, ये तो हम अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ईरान वालों ने कहा हमें सब पता है। अब सवाल यह है, ये तो एक एंगल हुआ सर, क्या इजराइल को यह सब पसंद आएगा? देखो इजराइल अमेरिका ही है, एक तरह से यह समझिए। अमेरिका को इजरायली लोग ही चला रहे हैं, इस तरह से समझिए। इजराइल इन सब पर नजर बना के रखा हुआ है। ट्रंप ने इनसे समझौता किया, इजराइल ने एक दिन नहीं माना। ट्रंप ने लेबनान से समझौता किया, इजराइल ने एक दिन नहीं माना। गाजा पीस प्लान के नाम पर इजराइल ने एक दिन नहीं माना। तो ट्रंप कर रहे हैं, करते रहे, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल ने पहले भी ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, आज भी रिजेक्ट कर देता है। कारण साफ है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को आप अलग नहीं कर सकते ना, ये दोनों एक ही हैं। इनको ये समझिए कि अमेरिका चलाने वाले यहूदी ही हैं। अब ऐसे में उनको इनसे सेपरेट करना दूध पानी अलग करने जैसा है। हाँ, लेकिन ये अलग अलग अवतार में दिखाई देते हैं, गुड कॉप बैड कॉप के रूप में। ट्रंप जब गुड कॉप होते हैं तो इजराइल बैड कॉप होता है, तो दोनों एक तरीके से एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। हालांकि इजराइल इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर ट्रंप से निपटना है, ट्रंप कहीं गलती से ये ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि इजराइल भी तो एक ही न्यूक्लियर बॉम्ब का है। इजराइल फिर भी अपनी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी चलाता है, लोगों को यह बताने के लिए कि हम हर फैसला अमेरिका का नहीं मानते।
हमारे मन मर्जी है, ट्रंप हमारी बात माने, हम नहीं मानेंगे। और यही कारण है कि वो हेक्सागन बनाने की चर्चा में है। भारत को मिलाकर या इस ग्रीस को मिलाकर, यूएई को मिलाकर ताकि वो इन लोगों को काउंटर कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ की तैयारियां चल रही हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है। इसे आप लोग कैसे देखते हैं ज़रूर बताइएगा। ये जिस तरह की हलचल हो रही है इसमें भारत के लिए निश्चित ही चिंता की बात है। इसीलिए जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया, तो उन्होंने कहा हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे हम हमेशा बनाए हुए होते हैं। हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसे कैसे देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब